मेरे प्यारे छात्रगण, 8वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में हम सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि बैलगाड़ी नामक पाठ, इसके आधा पाठ समाप्त कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम इसके पूर्ण पाठ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने देखे थे कि लेखक बेडब बनारसी अपने मित्र के बारात के लिए निकले हैं। उस वक्त उसे जाते वक्त रेलगाड़ी के जरिए वहां तक पहुंचा, लेकिन जहां से रेल से उतरने के बाद में उनको 3 सवारियां मिले। कितनी सवारियां मिले? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 सवारियां मिले। 3 सवारियां, पहले तो हाथी, घोड़ा और बैलगाड़ी की 3 प्रकार की जो सवारियां वहां उपलब्ध थे, उन 3 में से लेखक बेडब बनारसी ने बैलगाड़ी को चुना और अन्य उनके मित्रगण बाकी सभी यात्रा के जरिए यानी सवारी के जरिए वहां अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयत्न किए। लेखक बेडब बनारसी यहाँ बैलगाड़ी में अपना सफर किए हैं और उस वक्त क्या क्या उसे अनुभव हुआ, उन सभी विचारों के बारे में हम चर्चा किए हैं। जैसे उसके जो चक्र पर लेपन हुआ मिट्टी की जो वहाँ गुड़, और किस तरह बैलगाड़ी में जाते वक्त प्रकृति के सौंदर्य को अद्भुत तरीके से आस्वाद कर सकते हैं, इसका अनुभव। बहुत सारे ऐसा जो अनुभव के बारे में वह वर्णन कर रहे हैं। आज की कक्षा में उसके आगे का भाग देखेंगे। देखिए आगे का भाग। आकाश मेघाच्छन्न हो गया और जब गाड़ीवान की मुंडी हुई खोपड़ी पर टप से 2-3 बड़ी बूंदे पड़ी तो तब वह सचेत हुआ। यस, यह अभी अपना प्रयाण की जो आगे के भाग में है। आधा हिस्सा, लगभग आधा हिस्सा तो वहाँ जा चुके हैं। लगभग 4 मील का जो प्रयाण समाप्त कर चुके हैं। अब इनको बाकी का 4 मील का प्रयाण करना है। इस बीच में गाड़ीवान यानी ड्राइवर, जो ड्राइवर सीट पर बैठा था, उस बैलगाड़ी के ड्राइवर सीट पर बैठा था, गाड़ीवान के मुंडे हुए खोपड़ी पर, यहाँ बाल निकाला हुआ खोपड़ी पर टप टप से 2-3 पानी की बूंदे गिरे तो वह सचेत हो गया। अब तक उसका जो ड्राइविंग जो स्लोली चल रहा था, लेकिन जैसे ही पानी के जो 2-3 बूंदे उनके खोपड़ी पर पड़े तो वह सचेत हो गया। मैं घबराया, लेखक घबरा गया। वह गाड़ीवान तो घबरा नहीं था, लेकिन सचेत हुआ था। यस, बारिश होने वाला है, लेकिन घबरा गया। कारण क्या था वह भी देखेंगे। छाता मेरे पास नहीं था। मेरे पास तो छाता नहीं था। छाता तो मेरे पास नहीं था। छाता मतलब अम्ब्रेला कहते हैं। अम्ब्रेला मेरे पास भी नहीं था, ना मेरे साथी के पास। उसके साथ एक और आदमी था उस गाड़ी में। कौन? आजमगढ़ के मुख्तारी, उसके पास भी छाता नहीं था, न मेरे साथी के पास। ऐसा जान पड़ा कि इंद्र भगवान मुझे स्नान कराने के तुले हैं और ऊँट में उठ बैठा। यस, ओके। उसे अनुभव हुआ बारिश की देवता इंद्रदेव आज मुझे स्नान कराने की इच्छा में है, यानी मैं आज संपूर्ण जो तरीके से भीगने वाला हूं इस बारिश में। ऐसा सोचकर वह डर गया। दूर एक आम की बाड़ी से गाड़ीवान से कहा, वहीं से चलो, कुछ तो रक्षा हो जाएगी। यस, ओके। उठकर देखा तो वहां एक आम की जो बड़ा तोपा था, यानी गार्डन, यानी ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು आमना तोटा वहाँ था। उसे देखते ही उन्होंने समझ लिया कि यस, वहाँ गए तो हमें कुछ रक्षा मिलेगा। ऐसा सोचकर वह गाड़ीवान से कहा, वहाँ तक जाओ। ऐसा उन्होंने कह दिया।
मैं हूँ कि आजकल संध्या सवेरे पानी की कल से नीचे उठने का मन ही नहीं करता, इस पानी की घबरा रहा हूँ। लेखक का यहाँ एक और गुण जान आपको मालूम रहना है। ये लेखक है ना बेड़प बनारसी, ये तो क्या है, सुबह से शाम तक पानी में बैठकर रहना ही पसंद करता था। कल से निकलने वाले, कल यानी यंत्र से निकलने वाले, यदि स्नान करने के लिए जो गांव में खेती में जो पानी छोड़ते हैं ना, उस वक्त पूरा दिन यदि पानी के नीचे बैठने के लिए कहा तो यहाँ पूरा दिन बैठने के लिए तैयार था। लेकिन आज एक दो बूंद सिर पर पड़ते ही और उस पर पड़ते ही वह घबरा रहे हैं। क्या है, विचित्र है। देखिए, पानी से उठने नहीं उठने वाले यहाँ लेकर अब एक दो बूंद पानी से वह डर रहा है। विधि का भी विचित्र विधान है। देखिए कितना विचित्र विधान है। शायद वह भारत के लिए जाने वाले हैं, कपड़ा गंदा हो जाएगा और भीगते जाने पड़ेगा ऐसा, इसलिए वह शायद घबरा होगा। किंतु गाड़ीवान के चेहरे पर घबराहट की एक भी रेखा नहीं दिखाई दी। इनको अनुभव था, क्योंकि क्या है, ये तो ऐसे बारिश तो वह बहुत सारे देखे हैं, इसलिए गाड़ीवान के चेहरे पर एक भी घबराहट यानी गाबरिया गोल, उसके जो एक भी अनुभव वहां महसूस नहीं किया, अरे दिखा भी नहीं है। कितना जो विचित्र जो गुण है। देखिए वह तो उसको क्या है, अनुभव के कारण से ये सभी जो कहना उसको कुछ भी नहीं लग रहा था। लेकिन लेखक ही फिर भी वह घबराहट के मारे डर रहा था, इसी कारण से उसको विचित्र सा अनुभव हुआ। वह तो महात्मा जी की प्रतीक जान पड़ा था, जैसे भारत की गाड़ी घबराहट के बिना धीरे धीरे चले जा रहे थे, उसी भांति वहाँ भी। देखिए इसी वक्त लेखक बेड़प बनारसी को एक याद आते हैं। किसकी याद आते हैं? महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी भी अपनी जो भारत की जो सेना को स्लोली लेके जा रहे हैं, यानी यहाँ अहिंसात्मक तरीके से युद्ध करना चाहते थे गांधी जी। इसी कारण से वह युद्ध करना पसंद नहीं कर रहे थे। चाहे कितने भी दिन ले लो, लेना चाहते हैं तो ले लो, लेकिन क्या है, मुझे युद्ध नहीं चाहिए, शांति चाहिए, ऐसा वह मान कर रखा था। इसलिए वह उसके जो मतलब यहाँ स्वतंत्रता का जो यहाँ गाड़ी भी स्लोली जा रहा था, उसी की तरह हमारे जो बैलगाड़ी भी स्लोली जा रहे हैं। गाड़ीवान महात्मा गांधी जी की तरह देख रहे थे उसे। उन्हें भी सब बातों को एक गुण दिखाई देते हैं। गाड़ीवान ने बोला, घबराए नहीं है बाबू साहब, यहाँ पानी क्या, बड़ा बड़ा पत्थर भी कुछ नहीं कर सकता है, क्यों आप खामोखाम घबराते हो? ये तो क्या है, एक पानी क्या, बड़े बड़े पत्थर भी हमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हम तो क्या है, इन सबको देख चुके हैं अपने जीवन में, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, डरना नहीं है, ऐसा कहकर उन्होंने कह दिया। घबराए नहीं भाई साहब, यहाँ पानी क्या, बड़ा बड़ा पत्थर भी कुछ नहीं कर सकता है। उसने झटके से गाड़ी के नीचे से सिरकी की 2 चटें निकाल कर गाड़ी के ऊपर बांध दी और यहाँ पीला चप्पर ऐसा जान पड़ा कि सुवर्ण का छत्र किसी ने ऊपर लगा दिया हो। पानी जोर से आया, सचमुच अंदर पानी नहीं आ रहा था। कभी कभी एक एक नन्ही बूंदे आ जाती थी, केवल स्मरण कराने के लिए कि मेघ महाराज के शासनकाल समाप्त नहीं हो गया है। देखिए इसी बीच में गाड़ीवान ने क्या किया, अपने जो कहना उसके नीचे रखा हुआ पीला रंग का छत उस पर ओढ़ दिया। यानी आपने देखे हैं बैलगाड़ी को देखे हैं, बैलगाड़ी किस तरह रहते हैं, उसके ऊपर किस तरह जो सुवर्ण का जो चप्पल यानी वह पीला जो कवर, प्लास्टिक कवर उन्होंने कवर किया। यहाँ ऐसा लग रहा था कि लेखक सुवर्ण छत्र के अंदर बैठे हुए हैं, ऐसा प्रतीति हो रहा था। कभी कभी यहाँ सुवर्ण छत्र से एक एक बूंद बारीक तरीके से अंदर गिर रहे थे। यहाँ तो पानी नहीं, अंदर नहीं आ रहा था, फिर भी एक एक बूंद आ रहे थे। यहाँ जो स्मरण कराने के लिए मेघराज के शासनकाल यानी बारिश अब तक नहीं रुका है, यहाँ
सचेत करने के लिए कभी कभी एक एक बूंद नीचे गिरता हुआ नजर आ रहे थे। हमारे साथी महोदय तो ऐसे सो गए थे कि उन्होंने के अफीमा के इंजेक्शन लिया है। जैसे साथी एक और अजमगढ़ के मुख्तारी था ना, वहां तो ऐसा सो रहा था, शायद क्या है उसे मालूम ही नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है, ऐसा लग रहा था। शरीर तर जो क्या ना, बैलों का शरीर तर हो रहा था। वे बेचारे संतोष और शांति का प्रतिमा बने धीरे धीरे चले जा रहे थे। कभी कभी गर्दन हिला देते थे और जल के कुछ क्षण इधर उधर गिर पड़ते थे। जैसे बड़े बड़े कंजूस स्वर्ग की अपना सुरक्षित करने के लिए कभी कभी कुछ दान में दे दिया करते हैं। ये तो बैल बहुत खुशी से और संतोष से जा रहे थे, कभी कभी अपने गर्दन ऐसे ऐसे हिला रहे थे। उस वक्त कुछ पानी के जो कण नीचे गिर रहे थे। यह ऐसा मालूम हो रहा था कि कभी कभी कंजूस भी कुछ दान दे दिया करते हैं। कारण क्या है? स्वर्ग में अपना स्थान बनाकर रखने के लिए यहाँ कुछ दान में दे दिया करते हैं। इसलिए ऐसा जो लग रहा था। रेल तेज जाती है, इसलिए बीच बीच में रुकना पड़ता है। बैलगाड़ी की गति ऐसे होती है कि रुकने की आवश्यकता ही नहीं है। रेल तेज जाती है। विदिन ए 5 मिनट्स और 15 मिनट्स उडुपी से बागपुर तक पहुंच जाते हैं। ज़्यादा है तो 30 मिनट्स वहाँ तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे बैलगाड़ी को जाने के लिए लगभग 2 घंटा लग जाते हैं। फिर भी यहाँ कुछ नहीं कहते हैं। रेलगाड़ी की तेजी से आप बहुत कुछ नहीं देख पाते हैं, लेकिन बैलगाड़ी की जो धीमी गति से चलने के कारण से सब कुछ सुंदर तरीके से आनंद उठा सकते हैं। रुकने का आवश्यकता ही नहीं। सोच रहा था कि गति से चलने वाले बीच बीच में रुककर ठीक है या धीरे धीरे रंग के चलना ठीक है। क्या निर्णय कर सकते हैं? यह निर्णय संसार में आज तक हुआ है। यहाँ तो लोग निश्चय रूप से ही कह नहीं सकते कि ईश्वर है या कि नहीं। ये समझ लीजिए, ये निर्णय लेना थोड़ा अजीब बात है। आपको कौन सा पसंद है? आप रेलगाड़ी को और बैलगाड़ी को ऐसा जो चुनने के लिए कहा, तो आज की जो गतिविधि के कारण से आप रेलगाड़ी को ही पसंद करते हो। लेकिन क्या है, बैलगाड़ी से जितना आनंद मिलते हैं ना, वहाँ आनंद रेलगाड़ी नहीं दे सकते हैं। वह कंपैरिजन किए तो बहुत उसमें दुर्लभ गुण भी है। लेकिन क्या है, आज के जो समय अभाव के कारण से हम क्या है, रेलगाड़ी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं, लेकिन बैलगाड़ी का उपयोग कम करते हैं। अगर कहीं बैलगाड़ी लंदन की सड़कों पर चले तो क्या होगा? यहाँ जहाँ एक से एक गतिमान सवारियाँ चलती है, यहाँ भारत की मोटर के बगल में ही बैलगाड़ी भी चलते हैं। ठीक वैसे बिड़लों के सिवानिया के नाक भी नीचे अस्थि पंजर वाले मानव भी सांस लेते हैं, चलते हैं। यही एक देश है जहाँ 20वीं सदी में भी 10वीं सदी दिखाई देते हैं। हमारे इंडिया में मात्र है यहाँ बैलगाड़ी। एडवांस जो कंट्री कहलाते हैं, एडवांस देश कहलाते हैं, लंदन, अमेरिका, ऐसे जो शहरों में आपको यहाँ बैलगाड़ी नज़र नहीं आते हैं। क्या है, उतना दूर जाना क्या है? हमारे उडुपी में भी जो यहाँ बैलगाड़ी नज़र नहीं आते हैं, सोचनीय विचार है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, आज भी वहाँ 10वीं सदी का जो बैलगाड़ी का उपयोग कर रहे हैं। यही है इस पाठ का आशय है। देखिए, लेखक परिचय एक बार पढ़ देता हूँ। श्री बेड़ब बनारसी का जन्म एक सुसंस्कृत परिवार में हुआ था। आपका अधिकांश जीवन बनारस में भी था। आपने कविता, कहानी, नाटक, रेखाचित्र आदि विधियों में कलम चलाई। बेड़ब की वह काव्य कमाल, बनारसी एक्का, गांधी का भूत और टाइटन, अभिनेता आदि आपके ग्रंथ है। आपकी सभी रचनाएं हास्य प्रधान है और उनमें समसामयिक विडंबनाओं की तीखी टिप्पणी मिलती है। यहाँ विशिष्ट प्रकार के जो यहाँ लेखक हैं। शब्दार्थ देखिए, कायाकल्प, शरीर संबंधी चिकित्सा, रिजर्व, आरक्षित, मुख्तारी, प्रतिनिधित्व, कानूनी सलाहकार, युक्त प्रांत, 2 राज्यों की जोड़, लीक, किसी बात पर अटल होना, लकीर, मर्यादा बंधन, बताना,
श्रृंखला, शांकला, आभास, झलक, सूरती, तंबाकू, मेघाच्छन्न बादलों का छाया हुआ, बाड़ी, बगीचा, विधि, वाद्य, सिरकी, सरकंडा, तर होना, भीगना, अस्थिपंजर, कंकाल, सती, सौ और यहाँ है शब्द। एक वाक्य का प्रश्नोत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सवारियाँ कितने प्रकार की है और कौन कौन सी है? सवारियाँ 3 प्रकार की है, हाथी, घोड़ा और बैलगाड़ी की 3 प्रकार की सवारी है। यहाँ सभी प्रश्नोत्तर आप ठीक तरीके से पढ़कर रखिए और यहाँ सभी आपको PDF के जरिए भेजने का प्रयत्न करते हैं। अब हम एक और पद्य नदी और साबुन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्रमुख पद्य कहने वाले नदी और साबुन, नदी और साबुन नामक पद्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह एक सरल पद्य है। ज्ञानेन्द्रपति द्वारा लिखा हुआ यह पद्य एक विशिष्ट संदेश देते हैं। क्या संदेश देते हैं यहाँ आपको जानना है तो पहला यहाँ एक छोटा सा साबुन से, एक विशिष्ट रूप से रहने वाले, बहुत लंबे रूप में रहने वाले नदी को यह साबुन किस तरह दूषित करते हैं, प्रदूषित करते हैं, इन सभी विचारों के बारे में यहाँ पद्य के बारे में है। यहाँ पद्य में है नदी और साबुन नामक पद्य आपके लिए है। यह पद्य का जो कवि है ज्ञानेन्द्रपति, इसका कवि है ज्ञानेन्द्रपति। पेज नंबर 77 में देखिए, 77 में आपको यहाँ मिलते हैं आशय है। देखिए आशय, नदियों से हमें पर्याप्त मात्रा से स्वच्छ पानी मिलता था। नदियों से हमें पर्याप्त मात्रा से स्वच्छ पानी मिलता था, लेकिन आज मानव के अनियंत्रित हस्तक्षेप के कारण पानी की स्वच्छता तथा सुलभता अवश्य संकट में आ गया है। आपको याद रहना है, पीने योग्य पानी के स्रोत आपको कुछ ही है जो उपयोग करने के लिए योग्य रहने वाले। यह पानी आपको कुएं से मिलते हैं, नहीं तो यथेच्छ मात्रा से आपको उपयोग करने के लिए, यानी घर की कामकाज हो, वहाँ यहाँ खेती में इस्तेमाल करने के लिए आपको नदी का पानी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग है। लेकिन इन पानियों पर, स्वच्छंद रूप से बहते रहने वाले इन पानियों पर आज मानव ने हस्तक्षेप डाला है। मानव का हस्तक्षेप के कारण आज यह प्रदूषित हो रहा है। आज पानी विषमय बन गए हैं, जो नदी के पानी विषमय बन गए हैं। मानव क्या करते हैं? अपने स्वार्थ के लिए कारखाना खोलते हैं, अपने स्वार्थ के लिए खेती में रासायनिक खाद्यों का उपयोग करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जो नगर और सभी जगह का जो त्याज्य को पानी में विशिष्ट रूप से छोड़ देते हैं। यही आज नदियों में रहने वाले जीव जंतु के लिए और नदी का पानी उपयोग करने वाले अन्य मनुष्यों पर इसका प्रतिकूल परिणाम पड़ रहा है। इसलिए आज के हम इन सब को रोकना अत्यंत अनिवार्य है। देखेंगे एक स्मॉल पीस रूप में रहने वाले साबुन किस तरह पूरे जो नदी को ही अपना कंट्रोल में रखे हैं। देखेंगे नदी तो इतने दुबली क्यों है और मैली कुचैली, तुम्हारे दुर्दिन के दुर्जल में किसने तुम्हारा नीर भरा, कल कल में कलुष भरा, बादों के डुडराने से तो कभी दूषित नहीं हुआ तुम्हारा जल, न कछुओं की दृढ़ पेटों से उलझा जाकर भी कम नहीं हुआ।
हाथियों की जल क्रीड़ा से भी तुम सहती रही आनंद। आहा, लेकिन स्वाति कारखानों का तेज झेलते बैंगन हो गए तुम्हारी शुभ्र त्वचा। हिमालय के होते हुए तुम्हारे सिरहाने हथेली भर के एक साबुन की टिकिया से हार गए हो तुम युद्ध, हार गए हो तुम युद्ध। कितना सुंदर तरीके से ज्ञानेंद्र पदे ने इस पद्य का प्रस्तुतिकरण किए। देखिए, नदी तुम इतने दुबली क्यों है, तुम इतने दुबली क्यों है, पतली क्यों है, पतली क्यों है, इतने पतली क्यों हो गई हो। आज की जो तुम्हारी स्थिति क्या है, बहुत दुबली हो गई हो, यानी पतली हो गई हो। आखिर कारण क्या है, तू इतने दुबली क्यों है और मैली कुचैली तुम्हारे दिनों के दुर्जल में। देखिए, मैली हो गई हो तुम, गंदा हो गए हो, विषैली हो गए हो। आज तुम्हारे जल विषमय बन गया है, गंदा हो गया है। किसने तुम्हारा नीर हरा। आखिर यह स्थिति तुम्हें किया हुआ कौन है, किसने किया है यह स्थिति, कौन किया है। यह किया है मात्र मानव, मानव के कारण से ही यह हुआ है। इसका सीधा सीधा जिम्मेदारी मानव पर ही जाते हैं। किसने तुम्हारा नीर यानी जल हरा है, दूषित किया है, प्रदूषित किया है, कल से कलुष भरा है, कारखानों से, यंत्रों से कलुष भरा हुआ है। आज हर एक जो तुम्हारे कण में, यानी आनंद में, जो आनंद कल रूप से जो आनंद जो प्रदर्शित करते थे, वह आनंद में यह मानव ने कलुष भरा है, यह दूषित किया हुआ है। बादों के जुटराने से तो इतना बादों को तुम यह सहते आ रहे हो। कभी दूषित नहीं हुआ है तुम्हारे जल, तुम्हारे जल कभी दूषित नहीं हुआ थे। कब दूषित नहीं हुए थे। कछुओं ने तुम पर इतना हार्ड जो मतलब अपना जो पीठ बहुत हार्ड पीठ रहे जो के ना उछले तो भी वह कुछ नहीं हुआ था तुम्हारा जल को, तुम्हारा पानी कम नहीं हुए थे। हाथियों की जल क्रीड़ा, हाथी बहुत बड़ा प्राणी है, उसने तुम पर आकर जो के ना गिरा, आप उसका आनंद सुंदर रूप से जो सहते रही। लेकिन आज जो मनुष्य ने बनाया है तुम्हारे स्थिति को, यह सहने योग्य नहीं है। कछुओं ने, हाथियों ने इनके साथ अत्याचार नहीं किए हैं, लेकिन मानव ने इनके साथ अत्याचार किए हैं। हाथियों की जल क्रीड़ाओं से भी तुम का सहते रही सानंद। वाह, आहा, लेकिन स्वार्थी कारखानों के तेजाब झेलते, तेजाब मतलब एसिड, विष आज तुम झेल रही हो। कहाँ के? कारखानों के। स्वार्थी कारखानों का तेजाब झेलते बैंगन हो गई हो, बैंगन हो गए हो। तुम्हारा जो रंग है ना बदल गए हैं। स्वच्छ शुभ्र रूप में रहने वाले तुम्हारा रंग आज बैंगन हो गए हैं। बैंगन बदनेकाई बन्ना रेड कलर में टर्न हुए हो, कलुषित हो गई हो। स्वाति कारखानों का तेज आप झेलते बैंगन हो गई हो तुम्हारा शुभ्र त्वचा। शुभ्र त्वचा अब बहुत कलुषित रूप में बदला हुआ है। हिमालय के होते हुए तुम्हारे सिरहाने, तुम्हारे सिर पर तो हिमालय है, बहुत बड़ा हिमालय है, विशाल रूप से फैले हुए हिमालय है। विशाल में
महान विशाल, अत्यंत जो ऊंचा जो शिखर कहते हैं, वह शिखर हिमालय, वह बात तुम्हारे सिर पर है। मुकुट के रूप में तुम धारण किए हो हिमालय को, फिर भी हिमालय होते हुए तुम्हारे सिरहाने हथेली भर के अंतयष्टु, हथेली भर के जो मुट्ठी में ले सकते हैं, वैसे जो कहना ऐसे जो हाथ में ले सकते हैं, वैसा जो साबुन, हथेली भर के एक साबुन ने साबुन की टिकिया यानी पीस, एक साबुन की जो पीस ने हार गए हो तुम युद्ध, आज तुम हार गए हो। शिखर तुम्हारे, हिमालय पर्वत तुम्हारे जो सिर पर है, इतना विशाल रूप में रहने वाले तुम हो, इतना बलाढ्य रहने वाले तुम हो, एक टिकिया, साबुन की टिकिया, हथेली भर के साबुन की टिकिया से हार गई हो। यह तुम्हारी स्थिति है। अद्भुत तरीके से एक पीस ऑफ केमिकल से बना हुआ, पीस ऑफ साबुन से, केमिकल से बना हुआ और विषैली वस्तुओं का उपयोग किए हुए जो प्रदूषित करने वाले जो अंशों से बना हुआ साबुन से, हथेली भर के साबुन से तुम युद्ध हार गए हो, ऐसा कह रहे हैं ज्ञानेन्द्रपति। इस पद्य का कहना इतना ही है तात्पर्य। कवि इस पद्य के जरिए स्वार्थी मनुष्य नदी को किस प्रकार प्रदूषित कर रहे हैं, साबुन का उपयोग से नदी किस तरह दूषित हो रहे हैं, इन सभी विचारों के बारे में कहा है। इसमें आपको डाउट्स नहीं है ऐसा मैं मानता हूँ। यहाँ पद्य में बहुत जो प्रधान जो प्रश्न है, नदी का स्वरूप कैसे है। कवि परिचय देखिए। ज्ञानेन्द्रपति समकालीन हिंदी कविता के अग्रणी कवि है। आपका जन्म 1 जनवरी 1950 को झारखंड के पतरगाम में हुआ। आपने समकालीन हिंदी कविता को नया रूप प्रदान किए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर आपने विशेष बल दिया है। गंगा तट, संशयात्मा, बिनसारा, कवि ने कहा आदि उनकी बहुचर्चित रचना है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी है। ऐसे रहने वाले कवि ज्ञानेन्द्रपति द्वारा लिखा नदी और साबुन पद्य हमने देखे हैं। यहाँ प्रश्नोत्तर आपको PDF के जरिए आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं। सेकेंड सेम के लिए बोलाराम का जीव, नदी और साबुन, भारतीय सितारा, कित्तूर किला, कसौटी, ईदगाह, यक्षगान, दिशा ज्ञान, वीर, बैलगाड़ी, ऐसे रहीम के दोहे, सब कुछ 40 मार्क के लिए प्रश्नोत्तर रहते हैं। इसका पैटर्न आपको शायद देखेंगे, व्हाट्सएप के जरिए आप तक पहुंचाने का प्रयत्न भी करते हैं। किस तरह यहाँ प्रश्नोत्तर रहते हैं, आसान रहते हैं। आपको कोई संदेह नहीं रहेगा। थोड़ा पढ़ लीजिए, हर एक दिन एक पाठ पढ़ते रहिए। इस तरह पूर्ण जो पाठ संपूर्ण तरीके से पढ़कर रखिए। यहाँ आपके YouTube का क्लास फर्स्ट लैंग्वेज के लिए, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी 8वीं कक्षा के फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी पाठ संपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ है। यहाँ कोशिश करते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।